तो कल मैं आपको इनकम टैक्स की सैलरी वाला चैप्टर में जो एचआरए का पार्ट होता है एंड पेंशन का पार्ट होता है उसे मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आज मैं ग्रेचुइटी के बारे में समझाऊंगा। तो ग्रेचुइटी का सेक्शन के क्या होता है? सेक्शन 10(10) समझा? ग्रेचुइटी का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 10(10). तो अब बात आती है कि ग्रेचुइटी होता क्या है। देखिए, ग्रेचुइटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? ग्रेचुइटी इज अ वॉलेंटरी पेमेंट। मतलब वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी का मतलब खुद से, एम्प्लॉयर खुद की इच्छा से देता है। ठीक है, तो ग्रेचुइटी इज अ वॉलेंटरी पेमेंट इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस का एप्रिसिएशन के लिए देता है। रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। कौन देता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ही देगा। और किसको देगा? एम्प्लॉय को ही मिलेगा। समझा? तो ग्रेचुइटी क्या है? ग्रेचुइटी एक्चुअली होता है जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट का टाइम आता है एम्प्लॉय का, तब एम्प्लॉयर खुद की इच्छा से कुछ ना कुछ पैसा एम्प्लॉय को देता है कि आपने मेरे साथ इतना साल तक काम किए हो, इसलिए आपको कुछ पैसा देना चाहती हूँ, इसलिए देता है। तो उसे हम कहते हैं ग्रेचुइटी। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था? ग्रेचुइटी वॉलेंटरी होता था, लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल जब एम्प्लॉयर का पास काम करने जाता है, तब एम्प्लॉय खुद से कहता है कि ग्रेचुइटी मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो आजकल एक ट्रेंड में आ गया कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का पास सर्विस दे रहा है तो एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलना ही चाहिए, ऐसा हो गया है आजकल। तो देखिए, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तब एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलेगा। समझा? अगर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट का पहले अगर ग्रेचुइटी ले लेता है, तो उन केस में क्या होगा? तो उन केस में एम्प्लॉय का हाथ में पूरा का पूरा ग्रेचुइटी टैक्सेबल हो जाएगा। समझा? ग्रेचुइटी एक्चुअली मिलता कब है? ग्रेचुइटी एक्चुअली मिलता है जब रिटायरमेंट होने का बाद मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होने का बाद मिलता है। लेकिन रिटायरमेंट होने से पहले अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी मांग लिया, अगर एम्प्लॉय का हाथ में ग्रेचुइटी आ गया रिटायरमेंट होने से पहले, तब क्या होता है? तब एम्प्लॉय का हाथ में पूरा का पूरा ग्रेचुइटी टैक्सेबल हो जाता है। समझ गया? और अगर रिटायरमेंट का बाद मिलता है तब क्या होता है? तब दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तब पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा मज़ा ही मज़ा, पहले ही बताया था कि उनके लिए कुछ टैक्सेबल होता ही नहीं। ज़्यादातर चीज़ उनके लिए, ज़्यादातर चीज़ टैक्स मतलब टैक्स फ्री हो जाता है। ठीक है, तो उनका बारे में तो छोड़ो। तो हमें समझना क्या है? हमें समझना है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय के लिए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ग्रेचुइटी एक्चुअली जब क्वेश्चन पे आता है ना, तो आपको दो चीज़ देखना होगा कि कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एंड दूसरा होता है नॉन कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेचुइटी जो मिलता है वो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर मिलता है या ग्रेचुइटी एक्ट के बाहर मिलता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि जो एम्प्लॉयर का हाथ में ग्रेचुइटी मिला, ये वाला ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर है या नहीं। अगर कवर होता है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट हम करेंगे, अगर नहीं कवर होता है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। ये वाला ग्रेचुइटी एक्ट आप तो नहीं पढ़ोगे ना, इसको पढ़ने का ज़रूरत भी है नहीं। तो देखिए क्या करना होगा। तो जितना ग्रेचुइटी मिलेगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसका टैक्स ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो पहला दो ऑप्शन होता है वो दोनों केस में सेम होता है। गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको जितना भी ग्रेचुइटी मिला, आपको 20 लाख से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर हो या फिर ग्रेचुइटी एक्ट का बाहर में हो। ठीक है, आपका जितना भी ग्रेचुइटी मिला, आप सिर्फ 20 लाख रुपया तक ही
डिडक्शन ले सकते हो, इससे ज़्यादा है नहीं। गवर्नमेंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट, इधर भी आप देख सकते हो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट, मतलब आपको जितना भी ग्रेचुइटी मिला उतना, या फिर 20 लाख, दोनों में जितना काम है वो वाला, इधर भी सेम। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, और एक तीसरा पॉइंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट कह रहा है सिर्फ इन दोनों में से जो लोअर होगा उतना ही डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं, हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है, समझा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन देखने के बाद क्या होगा, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतना ही हम डिडक्शन ले सकते हैं, और इधर भी इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो सिर्फ उतना ही डिडक्शन ले सकते हैं, समझा। तो देखिए, इसे आप मिस मत कर देना कि कवर्ड मतलब ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर या फिर ग्रेचुइटी एक्ट का बाहर। ठीक है, तो ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये वाला जो लिखा है ना, ये पूरा लॉ का लैंग्वेज है, इसे आप छोड़ो। मैं सिंपल भाषा में आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, पहले तो आप 15/26 ले लेना। तो आप क्वेश्चन आएगा ऐसे क्यों लेना है। देखिए, इसका मतलब है एवरेज। क्या बोला, एवरेज। ठीक है, एक मंथ का एवरेज। देखिए, एक मंथ में कितना दिन एक आदमी ड्यूटी करता है। गवर्नमेंट कह रहा है तो किसी किसी आदमी ने तो हफ्ता में 5 दिन ड्यूटी करता है, तो किसी ने 6 दिन ड्यूटी करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रहा है ऐसा मान लो कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहता है, तो काम कितना दिन करना पड़ता है, 5 दिन। ठीक है, तो साल में कितना होगा, सॉरी महीने में, एक मंथ में 20 डेज। तो गवर्नमेंट कह रहा है ऐसे तो नहीं होगा। तब गवर्नमेंट कह रहा है कि देखो, ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ संडे को छुट्टी देता है। ठीक है, सिर्फ संडे को ही छुट्टी देता है। तो एक मंथ में कितना संडे होता है, 4 संडेज। तो संडे को निकाल दो एक मंथ में से, तो कितना दिन आता है, 26 डेज। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि उसे ले लो, 26 डेज। अगर आपने 26 डेज काम किया तो इनमें से 15 डेज में कितना आता है। ठीक है, तो एवरेज आ गया ना। गवर्नमेंट इधर देखिए, लॉ को पढ़िए पढ़िए 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। ओके, 15 डेज का सैलरी लेने को कहा, लॉ ने क्या कहा, 15 डेज का सैलरी लेने को, समझा। तो 15 डेज तो लेंगे, 15 डेज का सैलरी लेंगे, इधर भी सैलरी हो तो सैलरी का 15 डेज लेंगे। ठीक है, 15 डेज कैसे लेंगे, 26 से डिवाइडेड करके। तो 26 कैसे आया, आपको समझ आया, 26 कैसे आया, एक मंथ में 30 डेज होता है ऑन एन एवरेज। तो 30 डेज में 4 हॉलीडेज अगर निकल गया तो कितना डेज आता है, 26 डेज। तो सैलरी को, एक मंथ का जो सैलरी होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी, ओके, जिस जिस दिन एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया, तो उस दिन से उसका पहले जो मंथ आता है ना, उस दिन से पहले जो एक मंथ आता है, उस मंथ का सैलरी ले लीजिए, उसे 26 से डिवाइडेड कर दीजिए, माइनस, मतलब अगर ये वाला सैलरी 20 डेज के लिए होता है तो 15 डेज के लिए कितना होगा, समझा। लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट जो सैलरी ड्रॉ किया एम्प्लॉय ने, अगर वो वाला सैलरी 6 डेज के लिए होता है तो 15 डेज का सैलरी कितना होगा, समझा। इनटू, मतलब मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। इधर देखिए, कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज मतलब क्या होता है, आपने जितना साल काम किया हो, ठीक है, आपने जितना साल काम किया हो उसे लेंगे, समझा। इधर देखिए, कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अगर आपने 26 ईयर 9 मंथ काम किए हो तब आपको 27 ईयर लेना होगा। अगर आपने 26 ईयर 6 मंथ काम किए हो या फिर 6 मंथ से कम काम किए हो तब आप 26 ईयर को ही लेंगे, समझा। 26 का जगह पर दूसरा किसी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 30 ईयर्स 8 मंथ,
तब आप कितना लोगे, 31 ईयर्स लोगे। ऐसा भी हो सकता है 28 ईयर्स 4 मंथ, तब आपने कितना लेना है, 28 ईयर ही लेना है। समझा ये वाला पॉइंट? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ओके, तो अब आप और एक चीज़ रह गया है, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब इधर आपको लेना है बेसिक सैलरी एंड डीए, ठीक है। तो एचआरए में आपने क्या देखा, डीए फॉर्मिंग वाला हम लेते हैं, नॉन फॉर्मिंग को हम नहीं लेते। तो इधर फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। इधर गवर्नमेंट ने कहा है सीधा सीधा आप बेसिक सैलरी और आपका डीए जो मिलता है उसे ही आप लेंगे। डीए का अंदर मत घुसो कि फॉर्मिंग है नॉन फॉर्मिंग है, जितना कहा उतना ही लेंगे, ठीक है, समझा? तो इसे अच्छे से देख लेना। क्या कहा मैंने, लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होगा उससे 26 से डिवाइड कर देना और 15 से मल्टीप्लाइड कर देना, ठीक है, इनटू कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज का मतलब आपने कितने साल काम किए हो। मतलब अगर आपने 26 या 9 मंथ काम किए हो तो आप 27 ईयर्स लेंगे। अगर आप 6 मंथ से कम किए हो तब आप फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना। क्या होगा, 26 मंथ या फिर 26 ईयर 5 मंथ, तब क्या लेंगे, 26 ईयर ही लेंगे। 6 से कम होगा तो फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना। समझ गया? अब इसका लॉ को पढ़िए। लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा कि 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। तो आपने लास्ट जो सैलरी ड्रॉ करेंगे उसका 15 डेज सैलरी लेना है, उसका 15 डेज का सैलरी लेना है फॉर ईच कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ओके, ईच कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तब हम उसका बाद में जो ईयर आता है उसे लेंगे। समझ गया? इतना ही पार्ट है। और देखिए इधर कहा है कि अगर लॉ ने अगर आपका ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर नहीं है, आपको जो ग्रेचुइटी मिल रहा है वो ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे कि पहला दूसरा पॉइंट तो सेम ही है, 20 लाख को मिलेगा। इधर भी ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव कितना मिला है उसे ले लेना। बाद में क्या आता है, बाद में आता है कि हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। ये वाला वर्ड को समझना, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, जिस महीने में उसने रिटायरमेंट लिया उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसका उसका आगे जो मंथ आता है ना उससे पहले 10 मंथ को ले लेना। मतलब अगर दिसंबर 14 को रिटायरमेंट लिया तो गवर्नमेंट कह रहा है कि पूरा दिसंबर मंथ को ही छोड़ दो। नवंबर से पिछला, पिछला मतलब नवंबर का आगे क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर का आगे आता है सितंबर, ठीक है, ऐसे 10 मंथ को ले लेना। समझा? तो इधर हाफ मंथ का और इधर 15 डेज का, 15 डेज का है इसलिए हम 15/26 लिया, ठीक है। और अगर हाफ मंथ लॉ कह रहे तब हम क्या लेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब ही होता है हाफ। समझा? अब क्या हुआ, 10 मंथ एवरेज सैलरी, इधर सैलरी का मतलब अलग होता है, ठीक है। 10 मंथ एवरेज सैलरी मतलब अगर दिसंबर में रिटायरमेंट लिया तो दिसंबर का पहले क्या आता है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ठीक है। कितना महीना हुआ, 9th, एंड उसका पहले फेब, ठीक है। तो फेब से नवंबर तक लेना है हमें। तो ऐसा है नहीं कि हर किसी ने दिसंबर में ही रिटायरमेंट लेगा। समझा? दूसरा मंथ में भी रिटायरमेंट ले सकता है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि जिस मंथ में रिटायरमेंट लिया उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसका पहला जो मंथ आता है उससे आगे जाइए, आगे निकल जाइए 10 मंथ तक, ठीक है। तो समझ गया, 10 मंथ का सैलरी जितना होगा उससे लेंगे, उसको 10 से मतलब डिवीजन कर देंगे, तो 1 मंथ का सैलरी आ जाएगा ना। 10 मंथ का सैलरी अगर आप ऊपर बैठाएंगे और नीचे 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो 1 मंथ का ही तो सैलरी आएगा।
तो गवर्नमेंट कह रहा है, देखिए कभी कभी किसी को डाउट आ जाता है कि तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। अगर 50,000 हर महीना मिलता है तो 50,000 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 लाख आएगा। उससे अगर फिर 10 से डिवाइडेड करोगे तो फिर तो 50,000 ही आएगा। तो ऐसा हमें क्यों करना है, लॉ सीधा सीधा क्यों नहीं लिख देता है कि 1 मंथ को ले लीजिए। ऐसा है नहीं, क्योंकि सैलरी कभी कभी इंक्रीज हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका जो लास्ट 10 मंथ है ना, उनमें से लास्ट 3 मंथ आपका सैलरी 40,000 था और लास्ट रिमेनिंग जो 6 मंथ होते हैं उधर आपका सैलरी 60,000 है। देखिए अगर इन केस में आपका सैलरी तो फिक्स्ड है नहीं, इंक्रीज हो रहा है, तब जाके आप अगर आप एवरेज करोगे तो सैलरी ना तो 40 आएगा ना तो 60 आएगा। समझा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। इसलिए 10 मंथ एवरेज सैलरी लेना है हमको। और इधर देखिए सैलरी का मतलब अलग होता है। क्या अलग होता है? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए हम फॉर्मिंग वाला लेंगे, जो हमने एचआरए कैलकुलेशन में किया, ठीक है। और कमीशन भी हमें फिक्स्ड परसेंटेज वाला कमीशन लेना है। इसे छोड़ के दूसरे किसी कमीशन को हम नहीं लेंगे। और ईयर्स का मतलब इधर क्या है? ईयर्स ऑफ सर्विसेज का मतलब गवर्नमेंट कह रहा है कि फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो। अगर 26 ईयर 9 मंथ भी काम किया है तो इसे 26 ईयर ही लेना। अगर 26 ईयर 11 मंथ भी काम किया है तब भी उससे 26 ईयर लेना। अगर 26 ईयर 1 मंथ भी काम किया है तब भी उसे 26 मंथ ही लेना। तो इसका और इसका बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो सेम ही होगा। तीसरा पॉइंट में डिफरेंस है, इधर हम 15/26 लेते हैं लेकिन इधर 1/2 लेते हैं। इधर सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए होता है। डीए फॉर्मिंग या नॉन फॉर्मिंग हमें कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इधर हमें कैसे लेना है, जिस जो हमने एचआरए में कैलकुलेशन किया उस टाइप का ही लेना है। इधर हमें कॉम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, फ्रैक्शन को हम देखते हैं लेकिन इधर पूरा का पूरा फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। समझ गया, ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा अलग है और पहला दूसरा पॉइंट पूरा इजी है। समझा। अब क्या आता है, देखिए आपने अगर 2 एम्प्लॉय का पास काम किए हो, ठीक है, आपने अगर 2 एम्प्लॉय का पास काम किए हो तो दोनों से ही तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। समझ, एक एग्जांपल ले लीजिए। एक एम्प्लॉयर पास आपने जो काम किया तो उधर से आपको 15 लाख रुपीज़ ग्रेजुएटी मिला और दूसरा एम्प्लॉयर से आपको 20 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज़ आपको ग्रेजुएटी मिला। तो आपको ग्रेजुएटी कितना मिला? टोटल ग्रेजुएटी आपको मिला 15 लाख प्लस 20 लाख, मतलब 35 लाख मिला, ठीक है। तो टोटल आपने 20 लाख से डिडक्शन ले सकते हो। पहले अगर आप 15 लाख में से पूरा का पूरा 15 लाख डिडक्शन ले लेते हो तो आपको बचेगा कितना? 5 लाख। तो दूसरे एम्प्लॉयर से जो आपको 20 लाख मिला उधर आपसे 5 लाख ही डिडक्शन आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझा। आप एक दूसरे एम्प्लॉय का मतलब दो एम्प्लॉयर से आपको एक साथ मिला या फिर दोनों अलग अलग साल में मिला तब भी कोई बात नहीं, आपको पूरा ज़िंदगी में सिर्फ 20 लाख रुपीज़ ही डिडक्शन मिलेगा। समझा। और क्या बोला? और मैंने बोला कि से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है, आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है ग्रेचुइटी में। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तब जाके आपका मेमोराइज होगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं ना, नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, मिस्टर रवि मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2021 आफ्टर completed of 26 ईयर 8 मंथ, ठीक है। रिटायरमेंट कब हुआ? 15/6/2021 को। तो हमें इससे 15/6 मतलब 6 मंथ को तो छोड़ ही दीजिए, इसका पहले 10 मंथ हमें लेना है। एक चीज़ तो समझ आ गया। दूसरा होता है कि 26 ईयर 8 मंथ। देखिए 26 ईयर 8 मंथ को हम क्या करेंगे,
26 ईयर 8 मंथ को हमने अगर इस वाले में कैलकुलेशन किया, तब हम 8 मंथ को 26 ईयर 8 मंथ मतलब 27 ईयर्स ही हम लेंगे, ठीक है। और इस वाले में सिर्फ 26 ईयर ही लेंगे, 8 मंथ को इग्नोर कर देंगे, समझ गया। देन आता है कि एंड रिसीव ग्रेचुइटी 15 लाख। देखिए ग्रेचुइटी कितना रिसीव हुआ है, 15 लाख, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक मिलता है, लेकिन जितना भी मिला मतलब 15 लाख से ज़्यादा तो हमको मिलेगा ही नहीं ना, डायरेक्शन। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज, मतलब जब इन्होंने रिटायरमेंट किया 15/6/2021, तब उनका सैलरी क्या था। ये वाला है उनका लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन ने बता दिया कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के वक्त, ठीक है, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट इतना ही सैलरी इनको मिला था। क्या क्या मिला, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस क्या कहा 10,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज द रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो अगर हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तब हमको क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेना है, डीए लेना है। डीए कितना, फॉर्मिंग या नॉन फॉर्मिंग हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तब हमको क्या लेना है, सिर्फ बेसिक एंड डीए, इसका 60% हम इग्नोर कर देंगे, समझ गया। लेकिन अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मतलब इस टाइप से, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें बेसिक लेना है, डीए 10,000 नहीं लेंगे, डीए कितना लेंगे, 60% लेंगे, 10,000 का 60% लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद, रिटायरमेंट बेनिफिट का टाइम उनको सिर्फ 60% ही मिलेगा। देखिए कमीशन, कमीशन अगर ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर है, तब हमको कमीशन लेने के लिए मना किया है, ठीक है। कमीशन हम नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक एंड डीए लेंगे। लेकिन अगर ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर नहीं है, तब जाके हमको डीए मतलब कमीशन लेना होगा। लेकिन कमीशन क्या कहा, फिक्स्ड परसेंटेज वाला कमीशन लेंगे। तो क्वेश्चन ने दिया है, देखिए क्वेश्चन ने दे दिया है 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर का 1% मिलेगा। टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वॉज 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख का 1% हम कमीशन लेंगे। अगर कमीशन सीधा सीधा हमको बता देता, तब जाके हम नहीं लेते, समझे। और बोनस, बोनस किस काम का, बोनस किसी काम का है नहीं, समझा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुइटी एज्यूमिंग ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम कह रहे हैं किस किस पार्ट में, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए, अब मन में बना लीजिए कि ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। देखा, क्वेश्चन ने बता देगा आपको कि ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर है या नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय अगर है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाता है, ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर है या नहीं। तो हम इस वालों को फॉलो करेंगे, कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहा, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, मैंने कहा ठीक है, एंड नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला हमें फॉलो करना होगा, समझा। देन आता है कि ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो हमें क्या मतलब, ये तो खुद गवर्नमेंट ही कैलकुलेट कर देगा, समझ गया। तो इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, अरे यार फोकस कहाँ चला गया। देखिए क्वेश्चन को फिर भी यही बात, हाँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लिखेंगे ही इज अ, इफ ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय
and covered gratuity act। ग्रेचुइटी एक्ट लिख लिया, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इधर भी एक कॉलम डाल देंगे, इधर भी एक कॉलम डाल देंगे, समझ गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट कितना हुआ है, इनको ग्रेचुइटी मिला कितना, 15 लाख रुपीस, देखा। तो लिखिए एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट हमें कितना मिला, 15 लाख, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन को लिखिए, लेस एग्जम्पशन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 में हम एग्जाम लेंगे। कितना एग्जाम लेंगे, पहले तो गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि क्या बता रहा है, गवर्नमेंट नहीं, लॉ बता रहा है, स्टैचूटरी लिमिट, स्टैचूटरी लिमिट, लॉ बता रहा है कि आप जितना भी आपको ग्रेचुइटी मिले ना क्यों, आप 20 लाख से ज़्यादा तो नहीं ले पाओगे। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट कह रहा है कि एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट कितना मिला हमको, 15 लाख मिला ना, तो 15 लाख से ज़्यादा तो हम नहीं ले पाएंगे, हो गया। अब तीसरा बात आती है, कि 15/26 ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाई सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। देखिए लास्ट ड्रॉन सैलरी, क्वेश्चन में जो सैलरी बताया ये तो है लास्ट ड्रॉन सैलरी, रिटायरमेंट का वक्त जो सैलरी मिलेगा उसे तो हम लास्ट ड्रॉन सैलरी कहेंगे ना, इसका बाद में तो सैलरी नहीं मांगेगा तब भी नहीं मिलेगा ना इनको। तो बेसिक सैलरी कितना, 15,000, और डियरनेस अलाउंस कितना, 10,000, और सारी जो चीज़ दिया हुआ है इसे हम इग्नोर कर देंगे, इसको ना देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बेसिक सैलरी कितना, 50,000 एंड डियरनेस अलाउंस 10,000, फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग हम नहीं देखने वाले। तो सैलरी कितना है, सैलरी है 50,000 प्लस 10,000, ठीक है। और कितना साल तक सर्विस किया है, गवर्नमेंट कह रहा है 26 ईयर 8 मंथ, ठीक है, 26 ईयर 8 मंथ, इसका मतलब हम कितना साल लेंगे, 27 ईयर लेंगे, ठीक है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तो हम पूरा साल लेंगे, अगर 6 मंथ से कम होता है तो मंथ को इग्नोर कर देना। तो इधर 26 ईयर्स 8 मंथ, तो कितना लेंगे, 27 ईयर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 27, तो कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं। कितना आया हमें, 9,34,615, पॉइंट को इग्नोर कर देना, तो इसे लिख देना। कितना आया, 9,34,615, तो इनमें से लोअर कौन सा है, 20 लाख, 15 लाख, 9 लाख, इतना, तो ये वाला ही हमें लोअर मिलेगा, तो इसे हम माइनस कर सकते हैं, 9,34,615। तो देखिए 15 लाख में से अगर इतना एग्जाम्प्ट हो गया तो हमारे पास टैक्सेबल कितना आएगा। तो अब एक काम कीजिए, इनमें से 15 लाख को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया, 5,65,385, 5,65,385,
65,385। समझा? तो ये वाला क्या होगा, हमारा हाथ में टैक्सेबल आएगा। ठीक है, समझ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर अगर हमें ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर नहीं होता तब क्या होता। ठीक है, अगर हम ग्रेचुइटी एक्ट का अंदर कवर नहीं होते तब हम कैसे सॉल्व करते। देखिए, उसे सॉल्व करना भी आसान है। पहले तो आसान सा ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर बात आपको सोचना होगा कि हमें आता है क्वेश्चन, तभी जाके आप कर सकते हो। अगर आप पहले से ही सोचोगे कि हमें नहीं आने वाला, तब किसी का हिम्मत नहीं कि आपको समझाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले हमें क्या क्या करना है, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना हमें मिला, 15 लाख। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10). उसका अंदर आई वाला पॉइंट क्या होता है, स्टैचूटरी लिमिट। स्टैचूटरी लिमिट कितना, 20 लाख से ज़्यादा हमको नहीं मिलने वाला, हम कितना भी प्रेस कर लेना क्यों। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल HRA रिसिप्ट। HRA नहीं, ग्रेचुइटी रिसिप्ट कितना, 15 लाख। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, 1/2 हाफ किया है किसका, 10 मंथ एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। और सैलरी का अंदर हमें क्या लेना है, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट वाला एंड कमीशन भी टर्नओवर वाला। तो सारी का सारी चीज इधर पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 मंथ का सैलरी कैसे, सैलरी हमें इंक्रीज हुआ है ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, तो लिखिए कैसे लिखना है, 15,000 सैलरी, सॉरी 50,000 कितना महीनों का मिला, 10 मंथ का सैलरी लेंगे। समझा, क्यों लेना है 50,000 हमको, क्यों 50,000 तो हमको लेना ही बेसिक सैलरी, कितना महीनों का लेना है, 10 मंथ का लेना है हमें। ठीक है, तो 10 मंथ का कैसे लेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर ऐसा हो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में समझाऊंगा बोला पॉइंट। अब देखिए ये वाला तो गया बेसिक सैलरी, अब क्या लेना है हमें, अब लेना है DA कितना लेंगे, हर महीने हमें जितना भी DA मिलता है उसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जितना होता है उतना ही लेंगे, तो 10,000 का 60%। ठीक है, इसके साथ हम ऐड करेंगे 10,000 का 60% मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 10,000 का 60% करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो 6,000 को आपको 10 महीने के लिए लेना है। समझ गया, तो इसे भी ले लिया। और इसका साथ हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है, देखिए कमीशन, तो कमीशन को समझना, 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर का 1% हमको लेना है। ठीक है, टर्नओवर, हाँ, तो टर्नओवर का 1% हमको लेना है। ठीक है, तो टर्नओवर हमको कितना दिया हुआ है, देखिए 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वॉज 1,20,000 ओके, 12 मंथ का टर्नओवर हमें दिया है 1,20,00,000, हमें कितना महीनों का लेना है, 10 मंथ का लेना है। तो इधर तो 12 महीनों का दिया हुआ है,
तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, और इसका कितना लेंगे, 1% लेंगे। देख लिया। तो देखिए 1,20,00,000 लिख लिया। इसका हमें 10 मंथ का लेना है। अगर साल का 12 मंथ का 1,20,00,000 है तो 10 मंथ का कितना होगा। देखिए इसे आप 12 से डिवाइडेड कर दीजिए तो हमें क्या होगा, 1 मंथ का मिलेगा। 1 मंथ का टर्नओवर कितना है, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या होगा, 10 महीनों का कितना है मिल जाएगा। तो जितना भी मिलेगा इनका हम 1% लेंगे। समझ गया। तो बेसिक सैलरी लिया 10 मंथ का, डीए भी लिया 10 मंथ का, और कमीशन भी लिया 10 मंथ का। तो जितना भी टोटल होगा, सेकेंड ब्रैकेट दे दीजिए, इसका इसे हमें 10 से डिवाइडेड कर देना है। तो 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मंथ का मिलेगा। समझ गया। अब हमें क्या लेना है, कितना मंथ नौकरी किया हुआ है इस आदमी ने, 26 ईयर 8 मंथ। अगर ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड इन एक्ट तो हमें क्या लेना है, ये वाला मंथ को हमें इग्नोर कर देना है, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है, कितना भी होना क्यों। ठीक है, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 26। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 10 से डिवाइडेड कर दीजिए, देन 2 से डिवाइडेड कर देना, बाद में जाके 26 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गया। हाँ, तो देखिए मैं इजी करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आएगा, 5 लाख। इसका साथ हमें प्लस करना है, कौन सा, ये वाला। 10,000 का 60% क्या आता है, 6,000। 6,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 60,000। समझ गया, प्लस 60,000, ये वाला हो गया। अब देखिए 1,20,00,000, इसे आप 12 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आएगा, 10 लाख। 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ का 1% कितना होगा, 1 करोड़ का 1% होगा कि 1 लाख। समझ गया। तो हम कितना लेंगे, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 10 से डिवाइडेड कर देना है, डिवाइडेड बाई 10। ये आया हमारा क्या, लास्ट ड्रॉन सैलरी का एवरेज, 10 मंथ का एवरेज। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे 2 से। 2 से डिवाइडेड कर दिया 33,000। इसको हमें क्या करना है, 26 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 26, 8,58,000। ठीक है, तो कितना आया हमें, 8,58,000। तो अब इनमें से क्या लेना है, हमें लोअर लेना है। लोअर कौन सा है, ये वाला। तो लिख लीजिए 8,58,000। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस करोगे तो आएगा, तो इनमें से माइनस कर दीजिए 15 लाख, 6,42,000। ठीक है, 6,42,000। तो ये हमारा हाथ में टैक्सेबल होगा। समझ गया। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो तब क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पूरा का पूरा ही छूट मिल जाता है। समझ गया। हाँ, तो देखिए इधर लिख लेना, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो इधर लिख देना एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना, 15 लाख। ठीक है, तो इनमें से डिडक्शन ले लेना, क्या, लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(10) कितना, पूरा का पूरा 15 लाख ही इनको डिडक्शन दे देना। तो कितना बचेगा, नील। हमारा हाथ में टैक्सेबल कुछ बचा ही नहीं। समझ गया ग्रेचुइटी वाला पॉइंट।
तो इसे अब अच्छे से कर लेना। अब मैं दूसरा पॉइंट के ऊपर भागती हूँ, ठीक है।